हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं गॉस थ्योरम की प्रूविंग। गॉस थ्योरम क्या होता है और गॉस थ्योरम की प्रूविंग कैसे करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपने प्रॉपरली पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। अब देखिए, गॉस थ्योरम होता क्या है और इसका डेरिवेशन क्या होता है, वो आपको हम सब कुछ दिखा रहे हैं। सबसे पहले गॉस थ्योरम का आपको मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला, और जो इसका स्टेटमेंट है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करना है, पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद से हम उसका डेरिवेशन प्रॉपरली पढ़ लेंगे। देखिए, गॉस थ्योरम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface area, through a closed surface, that is phi e is 1 upon epsilon naught. ओके, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 1 upon epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाई, इनक्लोज का मतलब कोई भी सरफेस जितना उस चार्ज को कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। टोटल चार्ज इनक्लोज बाई क्लोज सरफेस। ये पूरा हमारा हो गया गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, टोटल चार्ज मैंने मान लिया चार्ज कितना है, क्यू, यहाँ लिख दे रहा हूँ टोटल चार्ज क्यू, बाकी की लाइन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इनक्लोज बाई क्लोज सरफेस। तो ये हो गया हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसको आप बहुत अच्छे से प्रॉपरली समझिए। क्या, किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है, यानी कि फाई ई, ये किसके, ये जो होता है फाई, वो किसके इक्वल है, इस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई डॉट। जैसे हम बोलते हैं ना टू टाइम्स ऑफ एक्स, तो उसको हम कैसे करते हैं 2x। 3 टाइम्स ऑफ x, तो वहाँ पर क्या होता है 3x होता है। वैसे ही 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, मैंने मान लिया चार्ज कितना है, q। तो ये हमारा पूरा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला हो गया, और इस गॉस थ्योरम के फॉर्मूले से ढेर सारे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, और इसी फॉर्मूले से गॉस थ्योरम के आगे जो भी आने वाले टॉपिक हमारे कंटेंट आने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, वो सारा बहुत आसानी से हमारा प्रूव हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो अब देखिए, ये तो आपका हो गया स्टेटमेंट। अब इसको हम प्रूव करते हैं कि ऐसा कैसे होता है, किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू के इक्वल कैसे आता है। अब हम आज पढ़ेंगे इसकी प्रूविंग। देखिए यहाँ पर प्रूफ कैसे करते हैं इसको हम लोग। इसके लिए पहले हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको एक फिगर। अच्छा, फिगर देखिए ध्यान से। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस मैंने मान ली r है, ठीक। उसके सेंटर पर मैंने एक चार्ज रख दिया q, तो क्या होगा देखिए, ओके, ये मैंने मान लिया कि मेरे पास एक स्फीयर है और इसके सेंटर, यहाँ पर हमारे सेंटर इसका O, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक। और जिसकी रेडियस है वो मैंने मान ली कितनी है, R है, ठीक। और इस पर चार्ज रखा हुआ है Q, और बताना है, इसको लेकर हमें बताना है कि गॉस थ्योरम की प्रूविंग कैसे होती है। इस सरफेस को मैंने मान लिया गॉसियन सरफेस। सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो हम लोग सरफेस को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। अच्छा, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है, परपेंडिकुलर फॉर्म में बाहर निकालता है, रेडियस की फॉर्म में। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसको ऐसे करके बाहर निकालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऐसे करके। ये मैं दिखा दिया इसका ई वेक्टर। प्लस क्यू चार्ज था तो इसका ई वेक्टर ऐसे रेडियस के फॉर्म में, परपेंडिकुलर के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, नॉर्मल के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इस पूरे स्फीयर का मैंने स्मॉल पार्ट मान लिया ऐसे करके। क्यों ऐसा कर रहा हूँ बता रहा हूँ आपको। मैंने अभी यहाँ इस लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर में जो कि मेरा
लेक्चर था एरिया वेक्टर का, उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था हाउ डू वी एसोसिएट अ नॉर्मल वेक्टर फॉर कर्व सरफेस। कोई अगर कर्व सरफेस है तो उसका नॉर्मल वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं बताया था आपको मैंने। अगर कोई क्लोज सरफेस होता है तो उसमें कोई भी आप कहीं भी स्मॉल पार्ट ले लो और उस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, वो हमारा हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर। लेकिन अगर वही कहानी किसी प्लेन की होगी तो प्लेन का नॉर्मल, अगर मान लीजिए प्लेन है तो प्लेन का नॉर्मल हमेशा क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा ना। अगर ये एक्स और वाई में है तो जेड के अलोंग होगा नॉर्मल। लेकिन अगर कोई कर्व है तो कर्व में आप कहीं भी स्मॉल पार्ट मान लो और उस पर ड्रॉ कर दो नॉर्मल, वो हमारा हो जाता है नॉर्मल वेक्टर। सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया मान लिया। अच्छा, छोटा सा अगर एरिया है तो अगर इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया मैंने एस मान लिया, क्या मान लिया मैंने, एस। एस यहाँ पर क्या सरफेस एरिया है, तो इस स्मॉल पार्ट का एरिया क्या होगा, डी एस। अगर इसका एरिया ए मानोगे तो यहाँ पर क्या होगा, डी ए होगा। मैंने सरफेस एरिया एस माना है तो यहाँ पर क्या आएगा, डी एस। तो ये मैंने मान लिया कि सरफेस एरिया कितना है इसका, डी एस है। अगर इसका सरफेस एरिया डी एस है तो इस पर हम ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल, वो हमारा हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। तो ये मैंने मान लिया इसका डी एस वेक्टर है। अब बात करें सर नॉर्मल कैसे हुआ, तो किसी भी स्फीयर का जो रेडियस के अलोंग अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारा हो जाता है नॉर्मल वेक्टर। परपेंडिकुलर ही माना जाता है, बस वो लाइन सेंटर से जाए। अगर आपसे मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, तो आप बस मिला दो, सेंटर से मिला दो, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। लॉजिक है, ठीक है, ज्योमेट्री में है ये, तो अभी के लिए ध्यान रखो, ठीक है आप। तो मैंने उसी सरफेस पर एक ड्रॉ कर दिया एरिया वेक्टर। अब देखो इस फिगर में क्या है, एरिया वेक्टर भी रेडियस से जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर रेडियस से जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा, वो हमारा कितना है, 0 डिग्री है, ठीक। अच्छा, अब हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर ऐसे करके लाइंस पास हो रही हैं तो इस सरफेस का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस के अंदर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो उनके नंबर को बोलते हैं पर सेकंड, और पर यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसे बोलते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स का फार्मूला आपको बताया जा चुका है, आपको आता है। तो सबसे पहले मैं इसको लेकर निकालूंगा पहले कि इस स्मॉल एरिया का फ्लक्स कितना होगा, और उसके थ्रू मैं इसको प्रूव कर दूंगा कैसे फार्मूला बना। चलिए इसको मैं यूज कर रहा हूँ, लेट डी एस बी द स्मॉल। पूरा देखिए आपको मैं यहाँ पर प्रॉपर नोट बता रहा हूँ, जैसे आपको एग्जाम में, जैसे आपको टेस्ट में, बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करना है पूरा वैसे। लेट डी एस बी द स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ अ Gaussian surface, okay, having radius small r. Clear? In this figure एंगल दिखा देंगे, the angle between E vector and area vector ds, E vector and ds vector is 0 डिग्री। ओके, फुल स्टॉप। ये पूरा हमारा हो गया। therefore electric flux through this small area, through area ds is given by, इस सरफेस का हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है डी फाई। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला उसका देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, फाई ई इज इक्वल टू होता है ई और डी एस, सॉरी ई इंटू एस। मतलब कहने का सरफेस एरिया बड़ा होगा तो फ्लक्स भी बड़ा होगा, बड़ा सरफेस एरिया होगा तो अंदर से लाइन भी ज़्यादा पास होंगी ना, तो उसका फ्लक्स भी बड़ा होगा। और अगर एरिया कर दिया मैंने स्मॉल, अगर एरिया यहाँ पर सरफेस एरिया एस था और यहाँ पर क्या डी एस है, डी एस बहुत छोटा होता है, एस का एक छोटा सा पार्ट माना जाता है, ठीक है, डी एस को। डी एस का मतलब स्मॉल सरफेस एरिया, ए तो यहाँ पर डी ए होगा, अगर यहाँ पर एस होगा तो यहाँ पर डी एस होगा, ठीक है। एस फॉर भी एरिया मानते हैं सरफेस एरिया, और ए फॉर भी एरिया होता है। तो अगर सरफेस एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स भी क्या होगा उसका, स्मॉल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी फाई। दोनों फॉर्मूले ही राइट है वेक्टर फॉर्म में। ओके, ये हमारे वेक्टर फॉर्म में हो गए कंप्लीट। चलिए
तो अभी मेरा सरफेस एरिया कैसा है, यहाँ पर स्मॉल है, तो मैं यहाँ पर कितना आ गया डी फाई यूज करूंगा, छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, इसको ब्रेक कर देंगे। आपने पढ़ा है फॉर्मूला 11th क्लास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, पढ़ा है ना फॉर्मूला। तो वैसे ए और बी, वैसे ए है ई वेक्टर और बी का यहाँ पर काम कर रहा है डी एस वेक्टर, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ई डी एस कॉस, और जो यहाँ पर थीटा दिख रहा है तो यहाँ पर फिगर में थीटा कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा ई और डी एस, बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, सिंस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 लगाएंगे तो मतलब नहीं है, तो यानी कि हमारा डी फाई ई की वैल्यू निकला है ई डी एस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला इस छोटे से एरिया का, पर हमें यहाँ पर गॉस थ्योरम प्रूफ करना है पूरे क्लोज सरफेस एरिया का ना, तो ऐसे बोलेंगे यहाँ पर हम लोग देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर होल गॉसियन सरफेस। तो इस पूरे होल सरफेस का अगर निकालेंगे फ्लक्स तो वहां पर डी फाई नहीं आएगा ना, डी फाई ई का मतलब है कि छोटे एरिया का फ्लक्स, और अगर पूरा निकालोगे तो यहाँ पर डी हट जाएगा, तो डी को वहाँ भेजोगे तो क्या लग जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या हुआ, फाई ई, डी फॉर होता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखिए अब हम यहाँ पर पूरे एरिया का निकाल रहे हैं, पूरे बड़े एरिया का, तो डी फाई ई ना होगा, यहाँ पर क्या होगा फाई ई होगा, डी को भेजेंगे तो वहाँ पर डी क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लगा दिया मैंने ये। अब ये समझिए क्या है, डी को ट्रांसपोज किया यहाँ पर तो इंटीग्रेशन तो आ गया, पर ये क्या है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन, यानी सरफेस कैसा है मेरा क्लोज है, बस इसका और कोई मतलब नहीं होता। क्लोज इंटीग्रेशन हो गया, और यहाँ पर लिखा है हमारा ई और डी एस हो गया। अच्छा इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, फाई ई इज इक्वल टू, चलिए काम करिए, पहले आप ना यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट, आप पहले यहाँ तक अच्छे से कॉपी कर लीजिए, अब इसके आगे मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक है। पहले यहाँ तक प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए, फिगर बना लीजिए जल्दी से। ओके अब देखिए इसके आगे मैं बता रहा हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा, अब देखिए इसके आगे, चलिए देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम कुछ करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूँ फाई ई को ऐसे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, फाई ई इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो बाहर आ जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, तो ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कंप्लीट। अब देखिए ध्यान से, फाई ई इज इक्वल टू ई, अच्छा आपने पढ़ा है मैथ में सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इसको बोलते हैं एक्स प्लस सी, पढ़ा है ना आपने कि अगर इंटीग्रेशन करते हैं dx का तो आंसर आता है x, यानी कि d और इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाती है। वैसे यहाँ पर भी ds का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है पता है आपको, इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसको पूरा एक्सपाउंड करना। अगर मैं इस ds को इंटीग्रेट करूंगा क्लोज सरफेस के हिसाब से, अगर एक्सपाउंड करूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा, इस स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाएगा, तो जो अभी सरफेस एरिया ds था वो क्या बन जाएगा, हमारा s बन जाएगा। तो यहाँ पर पूरा हमारा क्या बन गया, एस बन गया, यहाँ पर सी वगैरह नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सरफेस कैसा है, क्लोज सरफेस है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, ई इंटू एस आ गया। अब देखिए इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लिया, ठीक, मेरे हमारा फर्स्ट था, फिर यहाँ पर सेकंड आ गया। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है और इस ds यानी इस बॉर्डर पर, इसके सरकमफ्रेंस पर, अच्छा ये रेडियस r, तो ये भी कितना होगा, r होगा, तो इस पॉइंट चार्ज से यहाँ पर ds के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी कि इस सरकमफ्रेंस से जो r पर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर,
उसकी वैल्यू क्या होगी, आपने पढ़ा फार्मूला कि एक पॉइंट चार्ज क्यू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो फार्मूला उसका होता है E = 1/4πε0 इंटू Q/r²। इस पूरे को मैंने रखा हुआ मान लीजिए एयर में या फिर वैक्यूम में, ठीक। तो यहाँ पर कैपिटल के नहीं आएगा क्योंकि एयर और वैक्यूम के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड और यहाँ पर लिखा S, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया यानी कि S इस गॉसियन सरफेस के लिए कितना होगा 4πr²। ये भी आपने पढ़ा है फार्मूला 10th क्लास में पढ़ा था ना आपने, सरफेस एरिया वॉल्यूम यानी कि मेंसुरेशन में सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr², एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू उठा के E और S की दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकंड में रखने जा रहे हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, जहां पर E है वहां पर E की वैल्यू, जहां पर S है वहां पर S की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा phi E = 1/E की यहाँ पर अप्लाई कर रहे वैल्यू 4πε0 इंटू Q/r² इंटू फिर यहाँ पर लिखा S, डॉट लगा देना, डॉट मतलब ये होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर S है, S की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 4πr²। सॉल्व कर लेंगे फिर उसको हम अच्छे से प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा phi E = 4π से 4π कैंसिल, r² से r² भी कैंसिल, तो बचा कितना यहाँ पर, देखिए हमारा आ गया गॉस थ्योरम, यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया गॉस थ्योरम। बहुत सिंपल है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, टोटल फ्लक्स = 1/ε0 टाइम्स इंटू चार्ज यहाँ पर क्या है, उस पूरे क्लोज सरफेस का जो चार्ज है, देखिए देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई किसके इक्वल है 1/ε0 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई टाइम्स ऑफ, और क्यों यहाँ पर क्या है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। ये पूरा हमारा कंप्लीट इसका स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने गॉस थ्योरम को प्रूव कर लिया। गॉस थ्योरम बहुत आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में तैयार करेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, और इसके अलावा आपको पढ़ना है गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ को प्रूव करना भी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दो ही क्वेश्चन आपको बहुत मेन है घुमा के जो आते हैं, जो बहुत ना रिजॉल्व करके एक दूसरे को आते हैं, क्या कि कूलॉम्स लॉ से न्यूटन के थर्ड लॉ को प्रूव करो, ये एक है लॉजिक, ठीक है। यहाँ पर दो रूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और एक ये है क्या गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ को प्रूव करो, तो वो भी बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो बस इसको आज के लिए इस लेक्चर के लिए आप इतना कॉपी कर लीजिए, प्रॉपरली नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिए, और इसके आगे आपको मैं कंटेंट बताऊंगा कि गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ को कैसे प्रूव करते हैं, और साथ ही साथ गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। थैंक यू सो मच।